मैं आता हूँ बिलाल सर, आपके पास सर आता हूँ। और बिलाल सर, इसमें देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये राहुल गांधी का एक्स आया, और ये बिल्कुल ठीक एक्स है मुझे लगता है। उन्होंने जो एक एक्स किया है राहुल गांधी ने, ये इसमें है वो उसका जो कि सार ये है कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, डरने की भी कोई बात नहीं होती। दुनिया जब एक समझौता की हो, प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा कर भागते देखती है, तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। वही बात जो अभी कहीं अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे, और उसको शाबाशी मिल रही थी कि ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी उसको कहीं बकफ कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा तंज भी कस रहे हैं हमारे लिए कि क्या हमारे लिए वो है। उसके बाद हमने पूरा देखा है, देखिए हाँ, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विदेश मंत्रालय ने की थी, और उसमें भी वो भिड़ती रही पूरे समय। उसने उसमें प्रतिकार किया कि नहीं, हमें ये नहीं है। वहां आए बाय शाये कर रहे थे जो हमारा विदेश मंत्रालय है, तो वो बाकायदा कि नहीं, मुझे ये जवाब चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए, लेकिन इस पे दीजिए, अब यहां वहां ना जाइए, कोविड और उस पे ना दे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अब उसने एक और किया है, मैं कह रहा हूं कि कोड़ में खाज भी है कि बीजेपी तुल पड़ी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ में उसने राहुल गांधी का इंटरव्यू का कहीं उसने मांग की है कि राहुल जी इंटरव्यू दीजिए मुझको एक फोन पर। क्या करेंगे ये लोग, ये जो जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो तो उसने तो आपको एक्सपोज कर दिया जो अभी कह रहे थे। सब पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप संजीव जी, और अनिल सिन्हा जी ने भी बिल्कुल सही बात कही। मैं उसमें और एडिशन कर देता हूँ। दरअसल किसी भी देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेशी भूमि पर जाते हैं, तो किसी सरकार या किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उस देश के लोकतंत्र और उस देश की राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व बहुत बहुत करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, एक और चीज एड ऑन कर दो। बीजेपी ये दलील दे रही कि वो मंच फोरम वो नहीं था सवाल करने वाला। ठीक है कि ज्वाइंट आप एक स्टेटमेंट देने आए थे और नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो पत्रकार तो अपने धर्म का दायित्व का निर्वहन कर रही थी ना। उसको तो पूछा, आपको देना था देते, आप जो अगर दे देते जवाब तो ज्यादा बेहतर होता, इतनी चीचा लेते शायद नहीं होती। ये एक बात बार बार निकल रही। जी, तो मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। तो जब आप किसी भी विदेश भूमि पर होते हैं, तो वहाँ सिर्फ अपनी पार्टी या अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उस देश के लोकतंत्र का और उस देश की राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करते। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीव जी, जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार होते हैं, वो जो सवाल करते हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री से, या वो उस देश के ग्लोबल परसेप्शन से जुड़े होते हैं। और कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जो जर्नलिस्ट होता है, वो आपकी घरेलू और अंदरूनी राजनीति पे सवाल नहीं करता, बल्कि उस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, जिसमें मानवाधिकार होता है, जिसमें माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता होती है, उन सवालों को लेकर सवाल करता है। तो जो सेंसरशिप भारत के अंदर एक बनाई गई है, जहां प्रधानमंत्री भारत के अंदर ना तो किसी कोई प्रेस वार्ता करते हैं, न ही किसी पत्रकार का सवाल लेते हैं, तो हैली के सवाल ने उन सभी सवालों को, उन सभी प्रश्नों को एक इंटरनेशनल डायमेंशन में बदल दिया है। यानी कि उन सभी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में बदल दिया है। यानी कि उन सभी सवालों को अंतर्राष्ट्रीय सवाल बना दिया है, जो ग्लोबल लेवल पे स्प्लिट कर गए। यानी कि अब ये प्रथा हो सकता अन्य देश भी दोहराएं, कि जब वो ये महसूस कर लेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देता, तो मेरा ख्याल है अन्य मंचों पर जब भी प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पे जाएंगे, तो खासतौर से सवाल पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से कि भाई जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप देश में तो देते नहीं, इंटरनेशनल प्रेस को आप रेफर कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इस दायित्व का तो निर्वाह करना ही पड़ेगा, इस सिद्धांत का तो निर्वाह करना पड़ेगा। तो ये और मुसीबत आन खड़ी हुई है। अब आपका सवाल मैं जो लेता हूं, देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट देना था, तो वो फिर वहां पत्रकार क्यों इनवाइट किए गए थे? पत्रकार इनवाइट तभी किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी की जाती है जब उसे सवालों की स्वतंत्रता होती है, सवाल पूछने का उसका जो राइट है वो अगर एक्सेस करता है, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप देना चाहे वो दे दे,
जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो स्टेटमेंट देना चाहें दे दे, उसके बाद जो क्वेश्चनिंग होती है वो तो पत्रकार एक्सरसाइज करेगा ही ना करेगा। तो ये कहना साहब वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब वो जॉइंट स्टेटमेंट देना था, ये सरासर तार्किक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि साहब प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री भले ही बाध्य ना हो, लेकिन देश की लोकतंत्र तो जवाब दे है उसके लिए। देश का लोकतंत्र तो तकाजा करता है जवाब दे। देश की प्रेस स्वतंत्रता तो जवाब मांगती है ना उसके लिए। और जहां आपका प्रेस इंडेक्स 157 पे है, वहां उनका प्रेस इंडेक्स वो दुनिया में नंबर 1 पर है। तो वहां पर जाके तो कम से कम आपको इस बात का एहसास कर लेना चाहिए था, या आपके मीडिया एडवाइजर को ये बता देना चाहिए था, या आपके पॉलिसी एडवाइजर को बता देना चाहिए था कि साहब जो गलती भारत में करते हैं यहां मत कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने तो गलती की कि उनके एडवाइजर ने भी मिसगाइड किया उन्हें, या प्रधानमंत्री की चिर परिचित शैली है जिसकी उनकी आदत बन गई है, वही आदत उन्होंने वहां भी दोहरा दी। उनको ये एहसास नहीं था इसका खमियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हैली ने सवाल खड़ा किया है वो भारतीय पत्रकारिता बल्कि भारतीय मीडिया जगत के को आईना भी दिखाता है, साथ ही साथ भारत के अंदर पत्रकारिता की स्वतंत्रता की जो एक कैफियत है उसका भी दर्शन कराता है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री का समय समय पर पत्रकारों के सवाल से बचने का जो एक ट्रेंड है उसको भी एक्सपोज करता है। तो मैंने तो और आपको एक्सटेंड कर दी सारी बातें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस नागरत्ना और वो जो दूसरे उनके सहयोगी हैं, उन्होंने कल जो चीजें कही, तल्ख है वो जो मसला है, वो शारजिल इमाम और जो उमर खालिद वाला। और देखिए जो आपने आज हालत खड़ी कर दी है, आपको जवाब तो देना होगा। आप प्रत्येक जो हमारे वो जो है प्रेस की फ्रीडम का मामला हो, या अल्पसंख्यकों का मामला हो, मानव अधिकार का मामला हो, सारे ये जो ये हो रहा है, देखिए इस पे भी करिएगा इकबाल से टिप्पणी, या माफ कीजिएगा बेलाल से टिप्पणी। ये जो ये मसला है, ये कहीं कुछ इससे कुछ अब कुछ सीख दोनों में देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ, जो सवाल हुआ, उस पर भी कहीं विचार होना चाहिए कि आप ये जो हर जगह आप चले जाते हो बिना ये कहीं जवाब दिए। और दूसरा यहाँ देश में जो हो रहा है कि जो हमारा जो न्यायपालिका, उसको भी कहीं अब इसमें आ गया है कि इन जो मिसयूज ऑफ जो तमाम है सरकार की ओर से, दोनों पर टिप्पणी आपकी। देखिए संजय जी आप बहुत ही सेंसिटिव बात कर रहे हैं। देखिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने तकरीबन लगभग 20 साल हाउस कवर किया, पार्लियामेंट कवर किया, सेंट्रल हॉल एक्रेडिटेशन मेरा है आज भी। मुझे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अक्सर गलियारे में मिल जाते थे, और अगर मेरे को जरूरत पड़ती थी तो मैं आवाज लगा लिया करता था एसपीजी घेरे के अंदर। तो वो ठहर जाते थे और हमसे बात करने लगा करते थे, और इतने सौम्य भाषा में, इतनी पोलाइट भाषा में जो भी हमारा सवाल होता था उसे जवाब देके एड्रेस करके फिर मूव कर जाते थे। फिर ये हमारी नैतिकता होती थी, हम उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे क्योंकि हमें अपने सवाल के जवाब मिल जाते। और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे को अक्सर सरकारी फंक्शन में मेरे को ऐसे भी मौके मिले कि जहां मैं और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक ही टेबल पे बैठे हुए और गुफ्तगू कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा था कि एसवाई कुरैशी मेरे लेफ्ट पे बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सामने बैठे थे, और राइट पर एक दो पत्रकार और बैठे। तो जब ये सरकार आई तो मैंने पूछा ये कब तक चलेगी, तो बोले फिलहाल 5 साल तो चलेगी। इतनी भोलेपन से उन्होंने ये वाली बात कही कि मैं वाकई में जो ताज्जुब होता है कि उस दौर के, उस समय जो पत्रकारिता का लोकतंत्र में अंदर जो जवाबदेही का एक तस्वुर है सरकारों का, उसको कितनी सुंदरता से निभाया जाता था। अब जो बुनियादी आप सवाल जो कर रहे हैं कि आज केवल देश के अंदर जो जवाब ना देने की प्रथा डाल दी गई है, ये अपने आप में बताता है कि अकाउंटेबिलिटी के तस्वुर से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं। यानी कि आप लोकतंत्र की जो बुनियादी तस्वुर है, जिस परिपाटी पे लोकतंत्र चलता है। देखिए पत्रकार संजीव जी अपना सवाल नहीं करता, पत्रकार तो अपने माध्यम से जनता की आवाज को उठाता है, यानी कि समाज के सवालों को उठाता है, यानी कि लोकतंत्र के सवालों को उठाता है। उसका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो होता नहीं। तो वो लोकतंत्र की प्रकृति को सामने रखता है, विपक्ष की आवाज को बाहर रखता है, जनता की जो सवाल है उनका प्रतिनिधित्व करता है।
तो उसकी जवाबदेही बनती है ना प्रधानमंत्री की, जब लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसा नहीं हो रहा। अब आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल, शर्जील इमाम वाला सवाल, तो ये तो ऐसे गंभीर सवाल हैं जो इस देश के अंदर जिनको बहुत एक बेंच उनको कह दे 1 साल ना आइएगा बैल के लिए, आपको नहीं है, और दूसरी तरफ वही जो कि बैल अधिकार और जो जेल है अपवाद वाली बात है, उस पर कहीं उन्हीं की दूसरी बेंच और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्यू में है, उनका संभावना है वो हो जाएंगी नागरत्ना मैम जस्टिस जो है, तो फिर हाँ, उनके द्वारा उठाए रही है कि अब गंभीरता है, इसमें चिंतन का विषय है सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के खुद के लिए है, क्योंकि बाकी हम सरकार से उम्मीद तो कर नहीं सकते। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए सिर्फ बेंच का सवाल नहीं है संजीव जी, यहाँ 3 जजेस बेंचेस को 2 जजेस की बेंचेस ओवर रूल कर रही है। यह है बुनियादी सवाल। ठीक ठीक। बुनियादी सवाल बेंच का नहीं है, जो 3 जजेस की बेंचेस का जो निर्णय है उसको उसको आप नहीं, 2 जजेस की बेंचेस नहीं मान रही। पॉइंट इज दिस। जी इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी होती है वो कानून की नजर में खुद अपने आप में एक रूलिंग होती है, वो अपने आप में खुद एक कानून होती है। और मैं बस इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देश के अंदर जो न्यायपालिका और विधायिका को के अंदर जो एक टसल चल रहा है, जो एक द्वंद्व नजर आ रहा है, अब समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणियों को अब फैसलों में बदल देना चाहिए। सिर्फ टिप्पणियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, फैसलों में बदल देना चाहिए। और अब समय आ गया है जो जिस डिबेट की इस देश के अंदर जरूरत है कि मेजोरिटेरियन एग्जीक्यूटिव बनाम इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का जो एक टकराव है इंडिया के अंदर, जहां अब ये सवाल बुनियादी तौर पर खड़ा होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाना चाहिए, कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन होना चाहिए। तभी इस देश की व्यवस्था के अंदर संतुलन पैदा होगा। ये इसलिए आधार पर कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की चुनने की प्रक्रिया में प्लेस किया जा सकता है, तो ये इसलिए किया था उन्होंने फैसला कि उनको ये आभास हो गया था कि चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, इसीलिए तो किया था। और सरकार ने उसे फिर ओवर रूल कर दिया। तो जब संवैधानिक संस्थाएं जब संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी, उनका उद्देश्य यही था कि ये एग्जीक्यूटिव या विधायिका से अपने आप को दूर रखें और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब सरकार इन एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी मेजोरिटी स्टैब्लिश कर देती है, तो फिर पारदर्शिता का सवाल खड़ा हो जाता है और इनके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी में भी सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए आधार पे कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर की डिबेट होनी चाहिए, कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाना चाहिए।